हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 10 और इस चैप्टर का टॉपिक है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। और इस चैप्टर से 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 वीडियो। और उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 5 अंक वाले क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुदाब के क्षैतिज वितरण के विश्व प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। तो क्षैतिज वितरण का, वायुदाब के क्षैतिज वितरण का विश्व प्रतिरूप का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण के वायुदाब को क्षैतिज वितरण कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्षैतिज वितरण है क्या। तो वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर सारे जितने भी अक्षांश हैं, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी और अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में जितने भी अक्षांश हैं, तो विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में तथा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पृथ्वी पर वायुदाब के 7 कटिबंध बनते हैं। 7 पेटियां बनती है वायुदाब के, जिसमें 4 पेटियां पर हाई प्रेशर और 3 पेटियां पर लो प्रेशर रहता है। तो ये देखिए 7 पेटियां हैं। उत्तरी ध्रुव और ध्रुवीय उष्ण वायुदाब एक पेटी हो गया। दूसरी पेटी 60 डिग्री पर है उप ध्रुवीय निम्न दाब। तो 60 डिग्री पर निम्न दाब और 90 डिग्री पर 90 डिग्री ध्रुव पर पोल पर हाई प्रेशर रहता है, उच्च दाब। और 30 डिग्री पर उपोष्ण उच्च दाब रहता है 30 डिग्री पर। और डोल्ड्रम और जिसको इक्वेटर पर जो दाब है वो वहाँ हमेशा निम्न दाब रहता है, लो प्रेशर रहता है। और मकर वृत्त पर यानी 30 डिग्री पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उच्च दाब हाई प्रेशर रहता है। और 60 डिग्री पर लो प्रेशर, 90 डिग्री पर दक्षिणी पोल पे, साउथ पोल पे हाई प्रेशर रहता है। तो दोनों पोल पर साउथ या नॉर्थ दोनों भी पोल पर हाई प्रेशर रहता है। और उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध 60 डिग्री लो प्रेशर। और उत्तरी गोलार्ध 30 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध 30 डिग्री हाई प्रेशर। और 0 डिग्री इक्वेटर पर हमेशा लो प्रेशर रहता है। तो ये 7 पेटियां हैं। तो पहला पॉइंट है विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध, जो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर जो बीचों बीच वाली रेखा, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध भी कहते हैं इसको। तो विषुवत रेखा विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध को देखते हैं। तो विषुवतीय निम्न वायुदाब का विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का है। ये जो है बीच वाली रेखा 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश 5 डिग्री। तो ये जो एरिया हुआ, ये जो क्षेत्र हुआ 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश 5 डिग्री। तो ये अक्षांश जो है विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध वाले ये अक्षांश है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ की वायु, यहाँ की हवा, यहाँ की पवन गर्म रहती है। इस कटिबंध में पवन नहीं चलती, केवल ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत संवहनीय वायुधाराएं ही ऊपर की ओर उठती है। अतः यह कटिबंध पवन विहीन शांत प्रदेश बना रहता है, इसलिए इसको शांत कटिबंध या फिर डोल्ड्रम कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। तो 30 से 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। तो यह कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री मध्य में फैला हुआ रहता है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। इस कटिबंध में वायु लगभग शांत व शुष्क होती है, शांत और शुष्क होती है। 30 डिग्री से 35 डिग्री का बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर वायु शांत रहती है, आकाश स्वच्छ और मेघ रहित होता है। संसार के सभी गर्म मरुस्थल इसी कटिबंध के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। तीसरा पॉइंट है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो इस कटिबंध का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध 60 से 65 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध वाला क्षेत्र है। इस कटिबंध में विशेष रूप से शीत ऋतु में आपदाब यानी चक्रवात आते हैं, शीत ऋतु में चक्रवात आते हैं। चौथा पॉइंट है ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। इनका विस्तार जो है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध का विस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर 0 डिग्री हो गया।
विषुवत रेखा और यहाँ दोनों ध्रुव पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पर दोनों ध्रुवों पर, उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवों के निकटवर्ती वाला ये क्षेत्र है ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। यहाँ हमेशा हाई प्रेशर रहता है, ध्रुव पर, पोल पर 90 डिग्री पर हाई प्रेशर रहता है। तो ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है, इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध कहते हैं। तापमान यहाँ स्थायी रूप से बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है और नहीं के बराबर पड़ती है, इसलिए यहाँ सालों भर हिमाच्छित रहता है, यानी बर्फ जमा रहता है इस एरिया में। तो यहाँ का हवा जो है बहुत ठंडी हवा रहती है, और इस हवा को ध्रुवों पर के जो 90 डिग्री की जो हवा चलती है, 90 डिग्री से जो हवा चलती है साउथ या नॉर्थ पोल में, उसको पूर्वईय हवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय या प्रचलित पवनों का वर्णन करिए। तो वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये पवनें एक वायुदाब कटिबंध से दूसरे वायुदाब कटिबंध, जैसे हाई से लो प्रेशर की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसको तीन प्रकार की हवा है। सन्मार्गी या व्यापारिक पवन, जिसको ट्रेड विंड कहते हैं। तो ट्रेड विंड भी भूमंडलीय पवन है, और ये सालों भर एक ही दिशा में चलती है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी या फिर ट्रेड विंड या फिर व्यापारिक पवन कहते हैं। करियालासिस बल के अनुसार ये अपने पथ से विक्षेपित होकर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, तो उत्तरी गोलार्ध ये विषुवत रेखा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। तो दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिण पूर्व ये वाला एरिया हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व दिशा में ये हवा बहती है। और व्यापारिक पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहते हैं। जर्मन भाषा में ट्रेड का अर्थ निश्चित मार्ग होता है। तो निश्चित मार्ग में चलने वाली ये पवन है, जिसको व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। विषुवत वृत्त तक पहुंचते पहुंचते ये जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है तथा विषुवत वृत्त के निकट पूरे साल भारी वर्षा करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पछुआ पवन। तो ये पवन जो है पछुआ पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली ये हवा है पछुआ पवन। दोनों गोलार्ध में इनका विस्तार 30 से 60 डिग्री के बीच होता है। 30 से 60 डिग्री का बीच उत्तरी अक्षांश में भी, और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दोनों गोलार्ध में इसका विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, उत्तरी गोलार्ध में बोल रहा है 0 डिग्री हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध ये हुआ, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा, तो दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध का। तो होती है ये पवन पछुआ पवन। और व्यापारिक पवनों की तरह यह पवन शक्ति और दिशा की दृष्टि से नियमित नहीं होता है, जबकि व्यापारिक पवन नियमित रूप से चलने वाली पवन होता है इस कटिबंध। लेकिन पछुआ पवन इस तरह का नहीं होता है, नियमित रूप से चलने वाले पवन नहीं है इस कटिबंध में। यानी पछुआ पवन वाले कटिबंध में प्राय चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय पवने। तो ये पवन जो है ध्रुवीय पवन है, उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन है। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में अक्षांशों और ध्रुवों के मध्य ये होता है ध्रुवीय पवन चलता है। और बर्फ की चादरों पर से आने के कारण ये पवन अत्यंत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी और शुष्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से विकास की अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में ही है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में आते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग के अधिक होने के कारण लगभग सारा साल चलते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति जे बजकर्निस के ध्रुवीय व ताग्र सिद्धांत के आधार पर समझी जा सकती है। इनकी उत्पत्ति
निम्नलिखित उत्पत्ति की निम्नलिखित अवस्थाएं। तो वताग्र है क्या? तो सबसे पहले हम लोग वताग्र के बारे में जानते हैं। तो वताग्र दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां यानी ठंडी और गर्म। तो दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा आदि के मिलने से ढलुआ सतह का निर्माण करते हैं, जिसे ही वताग्र कहते हैं। और वताग्र क्षेत्र जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां जैसे ठंड और गर्म आपस में मिलती है, और यह ठंडी एवं गर्म वायु के मध्य 5 से 80 किलोमीटर चौड़ी एक संक्रमण पेटी होती है। इसे ही वताग्र क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ गर्म हवा और ये ठंडी हवा, और बीच वाला जो क्षेत्र है उसी को वताग्र क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको निम्नलिखित अवस्थाएं, इसकी उत्पत्ति की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। तो पहला अवस्था को देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेज। इस सिद्धांत के अनुसार इनकी उत्पत्ति दो विभिन्न ताप तथा आर्द्रता वाली वायु राशियों की विपरीत दिशा से आकर मिलने से होती है। कोरियालिस बल के अधीन ये पवनें एक दूसरे के लगभग समानांतर चलती है और इन दोनों वायु राशियों के बीच वताग्र स्थित है। तो वताग्र हमने अभी बताया कि वताग्र गर्म वायु और ठंडी वायु के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को वताग्र कहते हैं। तो पहली अवस्था में गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चल रही है तथा वताग्र अस्थायी है। एक दूसरे को समानांतर चल रही है गर्म और ठंडी हवा, और वताग्र अस्थायी है। तो सेकेंड स्टेज देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज में चक्रवात बाल्यावस्था को दर्शाया गया है, चक्रवात के बाल्यावस्था को। और इस अवस्था में उष्ण वायु राशि वताग्र को धकेल कर, उष्ण वायु जो है गर्म वायु है, वताग्र को ढकेल करके शीतल वायु राशि में प्रविष्ट होने का प्रयास करती है इस तरह से। और शीतल वायु राशि भारी होने के कारण नीचे आने लगती है, इसे वताग्र तरंग के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब वताग्र को स्पष्ट रूप से उष्ण एवं शीत वताग्रों में बांटा जा सकता है। इन वताग्रों पर उष्ण तथा आर्द्र वायु ऊपर उठने को बाध्य हो जाती है, इसलिए आकाश प्राय मेघाच्छन्न हो जाता है और वृष्टि होती है। आकाश में बादल छा जाते हैं और वृष्टि होती है। दूसरी अवस्था में गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र के बलपूर्वक घुसने का, एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक घुसने का प्रयास कर रही है, अतः वताग्र लहरनुमा हो गया है। तो एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने के कारण वताग्र लहरनुमा हो जाता है। तीसरा स्टेज देखते हैं कि इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था आरंभ होती है और इस अवस्था में शीतल वायु तेजी से नीचे उष्ण वायु को परे ढकेलती है, जिससे उष्ण खंड का आकार छोटा हो जाता है। देख सकते हैं आप। तीसरी अवस्था में गर्म वायु के ऊपर उठने से एक निम्न वायु दाब केंद्र विकसित हो गया है। पवन इस निम्न दाब केंद्र की ओर चक्राकार गति से चल रहे हैं। अब चक्रवात बन गया है, उष्मा और शीत वताग्र का पूर्ण विकास भी हो गया है। फोर्थ स्टेज देखते हैं कि इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई है। इसमें शीत वताग्र की शीतल वायु उष्ण वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, जिसे उष्ण वायु केंद्र में स्थापित हो जाती है। परिणाम यह होता है कि निम्न वायुदाब केंद्र विकसित होने लगता है और शीतल वायु तेजी से केंद्र की ओर चलने लगती है। शीतल वायु यहाँ देखिए तेजी से केंद्र की ओर चलने लगती है। तो चौथी अवस्था में शीघ्र वताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण दोनों वताग्र निकट आ जाते हैं और उष्ण खंड सिकुड़ता जा रहा है। फिफ्थ स्टेज है, इसमें चक्रवात के क्षय होने की पहली अवस्था है। शीतल वायु उष्ण वायु को तब तक ढकेलती रहती है जब तक उसका भूपृष्ठ से संपर्क न टूट जाए। तो जब तक भूपृष्ठ से इसका संपर्क नहीं टूटता है तब तक धकेलते रहती है शीतल वायु गर्म वायु को। पांचवी अवस्था में उष्ण वताग्र शीत वताग्र के ऊपर चढ़ गया है, इसे अधिवृष्टि वताग्र कहते हैं। यह वताग्र की समाप्ति की अवस्था है। स्टेज 6 में देखते हैं, 5 में देखते हैं कि इसमें चक्रवात का क्षय हो चुका है। 6 स्टेज में, ये 6 स्टेज है, तो वताग्र का क्षय हो चुका है और छठी और अंतिम अवस्था में उष्ण खंड विलीन हो गया है और गर्म और ठंडी वायु राशियां ध्रुवीय वताग्र के दोनों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। इस चक्रवात का अंत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या है? जो पवन और वेग को प्रभावित करने वाला है, तो यह है तापमान तथा वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है और इस क्षैतिज गतिमान वायु को पवन कहते हैं। ये पवने 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। पहला है दाब प्रवणता, वायुमंडलीय प्रेशर ग्रेडियंट। वायुमंडलीय दाब जब कम दूरी पर परिवर्तित होता है तो पवनें तीव्र गति में चलती है। और दूसरा है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। धरातल से 1 से 3 किलोमीटर तक ऊंचाई तक का घर्षण बल पवनों के वेग को प्रभावित करता है। और तीसरा है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इस कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से, उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से पवन अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा से अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी विक्षेपित हो जाती है और विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। सन 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी कोरियोलासिस ने इस का विवरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, घोड़े का अक्षांश किसे कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, तो हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसमें आंसर गलत दे दिया है, 60 से 65 डिग्री उत्तर अक्षांश दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं होगा। हॉर्स लैटिट्यूड या फिर घोड़े का अक्षांश कहते हैं 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दोनों ओर ये चलने वाली हवा है, पवन है 30 से 35 डिग्री, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ को हॉर्स लैटिट्यूड या फिर घोड़े का अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविक्षेपी पवन किसे कहते हैं? तो जब समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो, तो समदाब रेखा क्या है? समदाब रेखा मौसम के मानचित्र पर खींची गई रेखा जो उन सब स्थानों को जोड़ती है जिनमें एक विशेष समय में वायु का दाब समान होता है, उसको समदाब रेखा कहते हैं। तो समदाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता कोरियोलिस प्रभाव से संतुलित हो जाता है। फलस्वरूप पवन समदाब रेखाओं के समानांतर बहती है, इन्हें भूविक्षेपी पवनें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए बोल रहा है स्थानीय पवन और स्थान दिया हुआ है, तो स्थानीय पवन स्थान का मिलान करना है। तो लू कहाँ के चलने वाली पवन है, कहाँ के स्थानीय पवन है? तो लू भारत के स्थानीय पवन है, तो इसका भारत हो जाएगा खा। और फोहन, तो फोहन कहाँ के स्थानीय पवन है? तो आल्प्स पर्वत से चलने वाली पवन है फोहन। चिनूक यूएसए कनाडा का और मिस्ट्रल फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा क्यों तेजी से कम होने लगती है? तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं तापमान में कमी आती है, तो यही कारण है। तो देखते हैं आंसर, जल वाष्प वायुमंडल में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प विभिन्न मात्रा में पाई जाती है और यह स्थान और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। तो ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है, जिससे जल वाष्प की मात्रा में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो क्या है? दक्षिण दोलन से इसका क्या संबंध है? विश्व की जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इस गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया का वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। तो दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी दोलन तथा एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है, जिन्हें वर्ष में ENSO शक्तिशाली होता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती है। जैसे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है, ऑस्ट्रेलिया कभी कभी भारत में अकालग्रस्त होते हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत में, तथा चीन में बाढ़ आती है। तो इस तरह से देखा जाता है कि मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इसके उद्गम क्षेत्र का वर्णन करें। तो वायु राशियां 5 प्रकार की होती है। पहला है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशियां, जो उष्ण महासागर से निकलने वाली वायु राशि है। और दूसरा है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय राशियां, ये उष्ण मरुस्थल से निकलने वाली है। और तीसरा है ध्रुवीय महासागरीय वायु राशियां, तो ये ठंडे महासागर से निकलने वाली है और वायु राशि। और चौथा है ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि, तो ये भी बर्फीला महाद्वीप से निकलने वाली वायु राशि है। और पांचवा है कि महाद्वीपीय आर्कटिक वायु राशि, तो आर्कटिक महाद्वीप से अंटार्कटिका तथा आर्कटिक महाद्वीप से निकलने वाली वायु राशियां हैं। तो ये थे वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो का भी लिंक हम पार्ट 1 वाले वीडियो में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।